देश के पहले हिस्से में देखेंगे रूस के परमाणु कमांडर का मर्डर। 11 यूरोपीय देशों को पुतिन का मृत्यु दंड ऑर्डर। दरअसल पिछले 7 दिनों में रूस के कई ताकतवर जनरल और पुतिन के करीबियों की हत्या हुई है। आज रूस की परमाणु फोर्सेस के चीफ की भी हत्या हो गई। हत्या का आरोप यूक्रेन की खुफिया एजेंसी पर लगा है। रूस की परमाणु सेना के प्रमुख की हत्या के बाद अब यूक्रेन में एक और हिरोशिमा होने का डर है। पुतिन के न्यूक्लियर फोर्सेस के कमांडर की हत्या हो गई। यूक्रेन के युद्धबंदी रूस की जिस जेल में रखे हैं उसके जेलर की हत्या हो गई। पुतिन ने जिस ओरेश्निक मिसाइल से यूरोप दहन करने की चेतावनी दी, उस ओरेश्निक के कमांडर और रूस के मिसाइल चीफ की हत्या हो गई। ये पिछले 7 दिन में हुआ है। एक के बाद एक पुतिन के करीबी मारे जा रहे हैं। रूस के सबसे ताकतवर इंसानों का उन्हीं के घर या दफ्तर के आसपास मर्डर हो रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन की जंग निर्णायक दौर में पहुंच गई है। सवाल यह है कि रूस में घुसकर रूस के परमाणु फोर्सेस का कमांडर, पुतिन का सबसे काबिल जेलर और रूस के मिसाइल चीफ की हत्या किसने की? रूस के रक्षा मंत्री को शक नहीं, यकीन है कि इसके पीछे यूक्रेन की खुफिया विंग का हाथ है। यह यूक्रेन का खूनी षड्यंत्र है। इसलिए अब रूस यूक्रेन युद्ध में सिर्फ मिसाइल और बमों से ही नहीं, बल्कि जासूसों का इस्तेमाल करके कोल्ड किलिंग का दौर भी शुरू हो गया है। रूस के न्यूक्लियर फोर्स कमांडर का मर्डर एक हफ्ते में तीसरा कत्ल है, जिसने पुतिन को झकझोर कर रख दिया है। हत्या उन लोगों की हुई है जिनके साथ पुतिन ने नाटो को सबक सिखाने का और यूक्रेन को घुटनों पर लाने का मास्टर प्लान बनाया था। कीव की न्यूज एजेंसी आरबीसी ने दावा किया है कि सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन यानी एसबीयू ने जनरल किरिलोव को मारा है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी एसबीयू ने रूस की परमाणु फोर्स के चीफ की जान ली, उसने पुतिन से लेकर रूस की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों तक को हैरान और परेशान कर दिया है। रूस की जांच कमेटी ने बताया है कि रूस की न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस फोर्स यानी एनबीसी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव सुबह मॉस्को से दक्षिण पूर्वी रिहायशी इलाके में एक रिहायशी इमारत के बाहर से निकले। उन्हें जहां से निकलना था, बिल्कुल उसी जगह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में बम छिपाया गया था। जनरल इगोर किरिलोव अपने सचिव के साथ जैसे ही उस जगह से गुजरे, धमाका हो गया। इस धमाके में जनरल इगोर किरिलोव और उनके सहायक की वहीं मौत हो गई। जांच में पता चला कि जनरल इगोर किरिलोव को मारने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर में करीब 200 ग्राम टीएनटी का इस्तेमाल किया गया था। टीएनटी की खासियत है कि उसके विस्फोट से ज्यादा उसकी शॉक वेव घातक होती है। जनरल इगोर किरिलोव और उनके सहायक की मौत इन्हीं शॉक वेव की चपेट में आकर हुई।
विस्फोट इतना खतरनाक था कि नजदीक की 4 मंजिला इमारत की दीवारें टूट गई। आसपास की कई इमारतों की खिड़कियां टूट गई। अब देखिए कि रूस के लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की हत्या की साजिश कैसे रची। 17 दिसंबर को मॉस्को में टीएनटी विस्फोट करके जनरल इगोर किरिलोव की हत्या की गई। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 16 दिसंबर को मॉस्को से 800 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव में जनरल इगोर किरिलोव की हत्या को लेकर एक फैसला हुआ। यूक्रेन की सैन्य अदालत में रूस के जनरल इगोर किरिलोव पर प्रतिबंधित K1 ग्रेनेड के 4800 से ज्यादा हमले करवाने को लेकर मामला दर्ज हुआ। 16 दिसंबर को जनरल इगोर किरिलोव पर यूक्रेन युद्ध के दौरान प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाकर यूक्रेन की सरकार ने उन्हें युद्ध अपराधी करार दिया। यूक्रेन के अलावा ब्रिटेन और कनाडा ने भी जनरल इगोर किरिलोव पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि 16 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के जनरल इगोर किरिलोव को युद्ध अपराधी घोषित किया और अगले ही दिन मॉस्को में स्कूटर में रखे टीएनटी विस्फोट में उनकी हत्या हो गई। जनरल इगोर किरिलोव की मौत ने पुतिन को झकझोर दिया है। जनरल इगोर किरिलोव रूस की परमाणु फोर्सेस के प्रमुख होने के अलावा रूसी सेना की RKH-BZ यूनिट के भी प्रमुख थे। रूस के रेडियोधर्मी, रासायनिक और जैविक हमला करने में ट्रेन्ड स्पेशल फोर्स के कमांडो को RKH-BZ यूनिट में रखा जाता है। यूक्रेन ने किरिलोव पर यूक्रेन में रासायनिक हमले के लिए जहरीले चोकिंग एजेंट क्लोरोपेक्रिन के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। क्लोरोपेक्रिन प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार इस्तेमाल की गई जहरीली गैस है, लेकिन रूस ने युद्ध में क्लोरोपेक्रिन गैस का इस्तेमाल करने की बात से इनकार कर दिया था। यूक्रेन से युद्ध के बीच शीर्ष जनरल की मौत पुतिन के लिए बड़ा झटका है, लेकिन यह इस हफ्ते लगा अकेला झटका नहीं है। इससे ठीक 5 दिन पहले 12 दिसंबर को मॉस्को में ही रूस के मिसाइल एक्सपर्ट मिखाइल शेत्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। किरिलोव पिछले 4 महीनों में दुश्मनों का शिकार होने वाले चौथे बड़े रूसी अधिकारी हैं। 28 सितंबर को रूस के ड्रोन स्पेशलिस्ट कर्नल एलेक्सी कोलोमित्सेव की हत्या हुई थी। 12 दिसंबर को मिसाइल एक्सपर्ट मिखाइल शेत्स्की को गोली मार दी गई और उनकी हत्या हुई। 15 दिसंबर को जेल प्रमुख सेर्गेई येवसुकोव की कार में बॉम्ब से हत्या कर दी गई। 16 दिसंबर को न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की बम धमाके में मौत हुई। पिछले 7 दिन में पुतिन के 4 करीबी जनरल मारे गए हैं। बीते 4 महीनों में पुतिन के 10 से ज्यादा करीबियों की हत्या हुई है। हर बार हत्या का आरोप यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों पर लगता है, लेकिन इस बार पुतिन के परमाणु चीफ की हत्या ने हर रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। आज क्रीमिया में पुतिन ने हाई लेवल मीटिंग की और एक विनाशकारी आदेश भी दे दिया। पुतिन के करीबी दोस्त और रूस की परमाणु फोर्स के प्रमुख किरिलोव की हत्या से ठीक पहले रूस के 2 और कमांडरों की भी हत्या हुई। एक की कार में धमाका हुआ, दूसरे को गोली मार दी गई। 15 दिसंबर को कार में बम लगाकर रूस के POW जेलर सेर्गेई येवसुकोव की हत्या कर दी गई। 12 दिसंबर को मॉस्को में रूस के मिसाइल मैन कहे जाने वाले मिखाइल शेत्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रूस की जांच में पता चला कि रूस की परमाणु सेना के प्रमुख किरिलोव की तरह जेलर सेर्गेई येवसुकोव और मिसाइल मैन मिखाइल शेत्स्की की हत्याओं के पीछे भी नाटो और यूक्रेन के एजेंट हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU के एक अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया में इन हत्याओं को लेकर बयान दिया। SBU के अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेनियों की हत्या करने वाले पुतिन के हर बड़े कमांडर को इसी तरह मारने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। अभी लिस्ट में पुतिन के कई और करीबी जनरलों के नाम। रूस की परमाणु फोर्स के प्रमुख किरिलोव, जेलर सेर्गेई येवसुकोव और मिसाइल मैन मिखाइल शेत्स्की के अलावा पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर डुगिनी की बेटी डारिया डुगिन की भी मॉस्को में ही हत्या हो गई थी। अपने करीबी दोस्तों और रूस के कमांडरों की मौत के बाद पुतिन आग बबूला है। रूस के मिसाइल मैन मिखाइल शेत्स्की और परमाणु सेना के प्रमुख
किरिलोव की हत्या से पुतिन की विजयी योजना को बड़ा झटका और सदमा लगा है। लेकिन अब यही सदमा यूक्रेन और यूरोप के लिए विनाशक साबित हो सकता है। किरिलोव की हत्या के बाद पुतिन ने क्रेमलिन में बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। पुतिन ने अधिकारियों से बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा है। पुतिन ओरेश्निक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश पहले ही दे चुके हैं। रूस से खबरें आ रही हैं कि अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमले की तैयारी हो रही है। पुतिन ओरेश्निक मिसाइल से यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि 11 दिसंबर की रात को जब यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लॉन्ग रेंज अटैक एमएस मिसाइलों से रूस के रोस्तोव इलाके में तगनरोग एयरबेस पर हमला कर दिया था, तो परमाणु हमले के वक्त के लिए तैयार किए गए रूस के डूम्सडे प्लेन को भी नुकसान हुआ था। पुतिन ने उसे रेड लाइन करार दिया था। पहले रूस के डूम्सडे प्लेन को नुकसान पहुंचाकर और उसके बाद रूस के मिसाइल और परमाणु प्रमुख का कत्ल करके यूक्रेन ने पुतिन के उस क्रोध को हवा दे दी, जिसका अंजाम परमाणु विस्फोट जैसा महाविनाश हो सकता है। परवा देश की के दूसरे हिस्से में बात कनाडा की, जहां प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो गहरे संकट में फंस गए हैं। पहले वो विपक्ष और पड़ोसी देश अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर थे, और अब उनकी सबसे करीबी नेता और उप प्रधानमंत्री ने ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। खालिस्तानी आतंकियों के हिमायती जिस नेता के समर्थन के बूते ट्रूडो की सत्ता बची थी, अब उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला विरोध का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कनाडा के पीएम की कुर्सी पर काबिज ट्रूडो की सत्ता से विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कुर्सी की खातिर क्या क्या नहीं किया। आतंकियों का समर्थन किया, भारत पर झूठे आरोप लगाए, अमेरिका से चिरौरी की, कनाडा के लोगों को $250 कैश का लुभावना ऑफर दिया, 2 महीने तक खरीदारी को टैक्स फ्री कर दिया। ऐसे एक से बढ़कर एक तिकड़म लगाए, लेकिन काम एक ना आया। और अब कुर्सी गई तब कुर्सी गई की नौबत आन पड़ी। तो आलम यह है कि अपने ही साथ छोड़ने लगे हैं। पिछले 9 साल से जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ट्रूडो कैबिनेट की अटूट हिस्सा थी, उन्होंने अब न सिर्फ सरकार से नाता तोड़ लिया है, बल्कि उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की कुर्सी छोड़ने के साथ ही बगावत का ऐलान भी कर दिया है। 2015 से ही ट्रूडो सरकार में उनकी हमसाया रही क्रिस्टिया ने इस्तीफे वाली चिट्ठी पूरी दुनिया से साझा की है। इसमें उन्होंने लिखा क्या है, उसे मन महसूस कर ही सही ट्रूडो के लिए पढ़ना और इसके मायने समझना मजबूरी भी है और जरूरी भी। कनाडा के वित्त मंत्री का पद छोड़ने वाली क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने लिखा है, पिछले कई हफ्तों से आप और मैं कनाडा को आगे बढ़ाने के सबसे अच्छे रास्ते को लेकर असमंजस में हैं। हमारा देश आज एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। अमेरिका में आने वाली सरकार आक्रामक आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति अपना रही है, जिसमें 25% टैरिफ का खतरा भी शामिल है। हमें उस खतरे को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसका मतलब है कि आज हमारे राजकोषीय संकट को सूखा रखना, ताकि हमारे पास आने वाले टैरिफ युद्ध के लिए आवश्यक खजाना हो। इसका मतलब है महंगी राजनीतिक चालबाजियों से बचना, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और जिससे कनाडाई लोगों को संदेह होता है कि हम एक क्षण को गंभीरता से पहचानते हैं। साफ है कि क्रिस्टिया को ट्रूडो की सियासी पैंतरेबाजियां पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री ने देश के खाली खजाने पर नया बोझ डाल दिया था। ट्रूडो ने हाल ही में कनाडा में बिक्री कर को 2 महीने के लिए बंद करने और कनाडियाई लोगों के खाते में $250 देने का ऐलान किया था। जो पहले से ही तंग हाली से जूझ रहे कनाडा के वित्त मंत्री क्रिस्टिया को बिल्कुल नामंजूर था। ऐसे में उन्होंने ट्रूडो के फिजूल फैसलों से तंग आकर कुर्सी छोड़ना ही मुनासिब समझा। 2021 के चुनाव में उनकी लिबरल पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिला, तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की बैसाखी के सहारे सरकार बनाई। लेकिन अब एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने भी ट्रूडो के कंधे से समर्थन का सहारा खींचने का ऐलान कर दिया है।
जगमीत सिंह ने वैसे तो इसी साल सितंबर में ही सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन ट्रूडो की खालिस्तान परस्त नीतियों की वजह से उन्होंने तीन बार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को बचा लिया। जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में उन्हें खुश रखने में ट्रूडो ने कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि भारत से 7 दशक पुराने और पक्के रिश्ते भी खराब कर लिए। आपको 18 जून 2023 की यह तस्वीर याद होगी, जब कनाडा के सर्रे शहर में गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या निजी रंजिश में हुई, लेकिन निज्जर की हत्या के ठीक 90 दिन बाद 18 सितंबर 2023 को कनाडाई संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो ने इसका आरोप भारत सरकार के सर मढ़ दिया। इसके 1 महीने बाद तो ट्रूडो सरकार ने हद ही कर दी। 18 अक्टूबर 2023 को कनाडा ने भारतीय अधिकारी पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया। इसके जवाब में अगले ही दिन यानी 19 सितंबर 2023 को भारत ने भी कनाडा के एक अधिकारी को देश से बाहर जाने का आदेश जारी किया और कनाडा के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब होते चले गए। 4 अक्टूबर 2023 को भारत के 41 कनाडाई राजनयिकों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रद्द कर दी, तो 19 अक्टूबर 2023 को कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को भारत से वापस बुला लिया। हद तो तब हो गई जब कनाडा के जिस गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की हत्या हुई थी, वहां 29 अक्टूबर 2023 को खालिस्तानियों ने अलग खालिस्तान के लिए फर्जी जनमत संग्रह कराया, जिसे प्रत्यक्ष न सही लेकिन परोक्ष रूप से ट्रूडो सरकार का भी समर्थन हासिल था। Sikhs are facing existential threat under successive Indian regimes and Punjab is under occupation by India. 20 जून 2024 को कनाडा में एक और गुस्ताखी की गई। वैंकूवर में कनाडा की पुलिस की नाक के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया, जिसके खिलाफ भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। इंतहा तो तब हो गई जब 14 अक्टूबर 2024 को कनाडा ने निज्जर हत्याकांड के आरोप में भारतीय उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया। ऐसे में उसी दिन भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया, तो जवाब में कनाडा ने भी ऐसे ही फैसले की घोषणा की। कनाडा की पुलिस और खुद ट्रूडो ने भारत पर बिना सबूत फर्जी आरोप लगाए। वोट बैंक की खातिर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी निज्जर की हत्या को सिख समुदाय से जोड़ दिया। ट्रूडो के इस झूठे आरोप पर भारत वापसी से पहले उच्चायुक्त संजय वर्मा ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को खूब सुनाया था। आखिर में ट्रूडो को भी मानना पड़ा कि उन्होंने बिना सबूत भारत पर झूठे आरोप लगाए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन किया, ऐसे में उनके हिमायती एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने इसका एहसान चुकाया और विपक्ष के अविश्वास प्रस्तावों से ट्रूडो सरकार को बचा लिया। लेकिन अब वो भी ट्रूडो से खफा हो गए हैं। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी तो अब पीएम से जल्दी कुर्सी छोड़कर चुनाव की मांग तक कर रही है। ऐसे में ट्रूडो की तीसरी पारी अब कभी भी खत्म होना यानी पीएम की कुर्सी जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी हरकतों से दुश्मनों की फौज खड़ी कर ली है। पड़ोसी अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो उनसे खासा नाराज हैं। अभी पिछले हफ्ते ही जब ट्रूडो ने अमेरिका जाकर ट्रंप से मुलाकात की तो ट्रंप ने वहां भी उन्हें बेइज्जत कर दिया, और अब जबकि ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव है, तब भी ट्रंप उन पर तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की सत्ता जाने वाली है, उनके इस्तीफे की खबर कभी भी आ सकती है, लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं कि ट्रूडो के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। कनाडा की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे पर ट्रंप ने जो लिखा है उसे देखना बेहद दिलचस्प है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है, महान राज्य कनाडा स्तब्ध है क्योंकि वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है या गवर्नर जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें उनके पद से हटा दिया है। उनका व्यवहार पूरी तरह से जहरीला था और ऐसे सौदे करने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था जो कनाडा के बेहद दुखी नागरिकों के लिए अच्छे हों। उन्हें याद नहीं किया जाएगा।
अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप ने ट्रूडो को गवर्नर क्यों कहा, तो ये टाइपिंग की गलती नहीं बल्कि उनकी सोची समझी चिकोटी है, जो वो पहले भी ट्रूडो पर काट चुके हैं। ट्रंप अपनी दूसरी पारी शुरू करने से पहले ही ट्रूडो सरकार को खरी खोटी सुना चुके हैं। उन्होंने कनाडा से अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई और कनाडाई नागरिकों की घुसपैठ की तीखी आलोचना की थी। साथ ही कनाडा से आने वाले सभी सामान पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर चुके हैं। ट्रंप ने अगर सचमुच टैरिफ लगाया तो यकीन मानिए कनाडा की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। ऐसे में ट्रूडो नवंबर के आखिर में भागे भागे फ्लोरिडा पहुंचे और ट्रंप से मुलाकात की, शायद रहम की अपील की। लेकिन ट्रंप ने उनकी एक न सुनी और टैरिफ ना झेलने की सूरत में अमेरिका का 51वां राज्य बनने का प्रस्ताव दे दिया। और तो और सोशल मीडिया में ट्रूडो को प्रधानमंत्री कहने के बजाय गवर्नर कहकर संबोधित किया। इसे लेकर ट्रूडो अपने देश में ही मजाक के पात्र बन गए। कनाडाई संसद में भी यह मुद्दा उठा। जानकारों ने इसे कनाडा के लिए बेहद अपमानजनक बताया। कनाडा अपना 75% निर्यात अमेरिका को ही करता है। ऐसे में अमेरिकी डॉलर और कुर्सी की खातिर ट्रूडो ने इस अपमान को भी सहना जरूरी समझा। बावजूद इसके उनकी कुर्सी बचती नहीं दिख रही है, क्योंकि ट्रूडो की लोकप्रियता रसातल में पहुंच चुकी है। सबसे नए सर्वे के मुताबिक विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलेव्रे की अप्रूवल रेटिंग करीब 43% है, तो प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 22% है। अगर आज चुनाव हुए तो कनाडा की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की 338 सीटों में से विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को 218 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सत्ताधारी लिबरल पार्टी सिर्फ 50 सीट पर सिमट सकती है। रही सही कसर उनकी लेफ्टिनेंट यानी डिप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे ने पूरी कर दी है। ऐसे में अब कनाडा की राजनीति के जानकार इसे ट्रूडो के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संकट बता रहे हैं। ट्रूडो अपनी लिबरल पार्टी का भरोसा भी खो चुके हैं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही पार्टी के 20 से ज्यादा सांसदों ने उनके नेतृत्व के खिलाफ लिखित अभियान चलाया था, जो तब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब किसी भी वक्त कामयाब हो सकता है। यानी ट्रूडो की तीसरी पारी वक्त से करीब 1 साल पहले ही ढह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और परवाह देश की में अब बात भारत की हाइपरसोनिक पावर की। भारतीय नौसेना अब और भी ताकतवर बनने जा रही है। भारतीय नौसेना हाइपरसोनिक पावर की वजह से दुश्मनों के लिए अब और ज्यादा घातक साबित होगी। इंडियन नेवी की शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए अब 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की तैनाती की जाएगी। पहले युद्धपोतों पर, फिर उसके बाद परमाणु पनडुब्बियों पर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात करने का फैसला लिया गया है। इस खबर से ही चीन और पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। भारतीय नौसेना की हाइपरसोनिक पावर से दुश्मन क्यों दहले हुए हैं और अपनी मिसाइल शक्ति से भारत कैसे अब समंदर का सिकंदर बन गया है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अब भारत होगा समंदर का सिकंदर। भारतीय नौसेना अब और होगी ताकतवर। भारत की समुद्री शक्ति ने चीन और उसके पिछलग्गू पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। क्योंकि भारतीय नौसेना की हाइपरसोनिक पावर से दोनों जिगरी यारों को बहुत बड़ा खतरा है। समंदर में बढ़ती भारत की ताकत से चीन और पाकिस्तान इसलिए भी घबरा रहे हैं, क्योंकि नौसेना की क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने के लिए अब लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल तैनात होने जा रही है। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत की इस हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक है। यानी चीन और पाकिस्तान के कई शहर सीधे इसके निशाने पर होंगे। यह मिसाइल पहले वॉरशिप पर, फिर परमाणु पनडुब्बी पर तैनात की जाएगी। भारत की इस हाइपरसोनिक शक्ति से चीन और पाकिस्तान के डरने की वजह को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर यह हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान की सीमा पर रखकर दागी जाए तो पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आएगा।
वहीं चीन से सटी सीमा पर रखकर इसे दागा जाए तो लगभग आधा चीन इसकी रेंज में होगा। यह हाइपरसोनिक मिसाइल अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में दुश्मन देशों के जहाजों को भस्म कर सकती है। भारत की नेवी के लिए 1500 किलोमीटर लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल डेवलप की जा रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल, जो पहले शिप से लॉन्च की जाएंगे, बाद में पनडुब्बियों को भी तैयार किया जाए, नई पनडुब्बी बन रही उनको भी तैयार किया जा सके, तो उनको वर्टिकल लॉन्च के द्वारा उनको फायर किया जा सके। ये सब देखते हुए भारत की नेवी के लिए एक ताकत बहुत बढ़ जाएगी। डिफेंस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना की सरफेस फ्लीट से शुरू होगा। बड़े प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के कारण युद्धपोत इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने के लिए सबसे अधिक माकूल है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल से हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से हमला किया जा सकता है। लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा है। तेज स्पीड और लो ट्रेजेक्ट्री यानी कम ऊंचाई पर उड़ान इन मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत है। इस वजह से इन्हें किसी भी रडार से पकड़ पाना लगभग मुश्किल है। इन मिसाइलों को दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार नहीं सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें 480 किलोग्राम के परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकती हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को तबाह करने में हाइपरसोनिक मिसाइलें सब सोनिक क्रूज मिसाइलों से ज्यादा घातक होती हैं। अपनी हाई स्पीड की वजह से हाइपरसोनिक मिसाइलें ज्यादा विध्वंसक भी होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें हवा में रास्ता बदलने में भी माहिर होती हैं। इसकी वजह से ये जगह बदल रहे टारगेट को भी निशाना बना सकती है। इस अद्भुत क्षमता की वजह से इनसे बच पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल होता है। 7000 किलोमीटर से ज़्यादा भारत की कोस्ट लाइन है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। ऐसे में जरूरत है कि एक अत्याधुनिक नेवी हो हमारे पास, जो कि दुश्मन पर सटीक मार करने में सक्षम हो, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भेद करने में सक्षम हो। ऐसे में इसका जवाब है हाइपरसोनिक मिसाइल। परमाणु हथियार रखने वाले देशों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें काफी अहम मानी जाती हैं। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये दुश्मन को तगड़ा नुकसान पहुंचाने का मादा रखती है। 3, 2, 1, now। हाल ही में हाइपरसोनिक पावर वाली मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। 3 महा मिसाइल बनाकर भारत अब मिसाइल पावर में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। भारत की इस नई मिसाइल पावर का श्रेय डीआरडीओ को जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों पर डीआरडीओ लंबे समय से काम कर रहा है। डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई हैं। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से भी तेज होती हैं। डीआरडीओ की यह हाइपरसोनिक तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके अलावा रूस के सहयोग से हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर भी काम हो रहा है। ब्रह्मोस 2 की रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी, जबकि स्पीड ध्वनि से करीब 8 गुना ज्यादा यानी करीब 9000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 का भी जल्द परीक्षण होने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना हाइपरसोनिक ताकत को जल्द से जल्द अपनी ऑपरेशनल रणनीति में शामिल करेगी। युद्धपोतों और पनडुब्बियों में 1500 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को जब शामिल कर लिया जाएगा, तो इंडियन नेवी की ताकत दुश्मनों के लिए और ज्यादा घातक हो जाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज़ से तकरीबन 5 गुना से भी तेज जाती हैं, जो भारत जो डेवलप कर रहा है निर्भय, वो तकरीबन 6200 किलोमीटर तक जाती है। साथ साथ इनको सपोर्ट करने के लिए सबसोनिक मिसाइल भी डेवलप की जा रही है, जो 1000 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ऑपरेशंस के दौरान भारतीय नौसेना के दूसरे वेपन सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा। इसमें सबसोनिक क्रूज मिसाइलें भी शामिल होंगी, जो लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखती हैं। साल 2036 तक जब नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ऑपरेशनल होगी, तब भारतीय नौसेना सतह और पनडुब्बी प्लेटफॉर्म पर अत्याधुनिक हाइपरसोनिक हथियारों की एक प्रभावशाली रेंज से लैस होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में
नेवी की रणनीतिक पहुंच और दुश्मन के परखच्चे उड़ाने की क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी होगी। शिप से भी फायर करने में और पनडुब्बी से फायर करने में फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान और चीन दोनों को चिंता रहेगी कब कहां से किस प्रकार का हमला इनके ऊपर हो जाए। नवंबर और दिसंबर के महीने में भारत की मिसाइल शक्ति के प्रदर्शन से दुनिया भी हैरान है। हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास के अलावा सबमरीन से लॉन्च होने वाली 3,500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत की रणनीतिक तैयारी से चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद है। भारत को असली खतरा चालबाज चीन से है, इसलिए भारत ने फैसला लिया है कि चीन या किसी अन्य दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में भी तेजी लाई जाए। भारतीय नौसेना का मानना है कि भारत की एक स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 2036 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 2 साल के भीतर नेवी को मिल जाएगी। जाहिर है इन तैयारियों से भारतीय नौसेना की पानी के अंदर युद्ध की क्षमताएं बढ़ेंगी। हालांकि भारत का लक्ष्य युद्ध नहीं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित रखना और दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देना है। अंजू निर्माण के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और अब बात भारत के पावर पंच की। भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलती जा रही है। पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवे ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जबकि सिर्फ इस साल यानी 2024 में भारतीय रेलवे ने 5 बड़े कीर्तिमान बनाए हैं। क्या है साल 2024 में रेलवे की वो 5 बड़ी उपलब्धियां? पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय रेलवे की रफ्तार विकास की पटरी पर लगातार बढ़ती जा रही है। रेल मंत्रालय के मुताबिक भारतीय रेलवे ने साल 2024 में 5 बड़े कीर्तिमान बनाए हैं। पहला, न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ। दूसरा, 7,188 किलोमीटर तक रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हुआ। तीसरा, हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक बनाया गया। चौथा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम पूरा हो गया। इसके अलावा 5वां, कई नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई। अब देश भर में 40 से अधिक रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। साल 2024 में कई उपलब्धियां भारतीय रेलवे के लिए मील का पत्थर बन गई हैं। रेल मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे ने काफी समय से इंतजार किए जा रहे न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ये नया पंबन ब्रिज 105 साल पुराने पंबन ब्रिज को रिप्लेस करेगा। रेलवे के लिए एक अन्य उपलब्धि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक भी है। इस रेल लिंक के अंतिम ट्रैक का काम पूरा हो गया है। इससे जम्मू कश्मीर की अनेक जगहों का देश के बाकी हिस्सों से रेल संपर्क जुड़ जाएगा। दूसरी तरफ कुल 7,188 किलोमीटर लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरा किया गया है, जो कि प्रतिदिन 14.5 किलोमीटर के बराबर है। वित्त वर्ष 2022-23 में रेलवे ने 6,565 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया था। इस साल की उपलब्धियों में भारत में पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का बनाया जाना भी है। हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक चेन्नई के थायूर उपनगर में IIT मद्रास के डिस्कवरी परिसर में 410 मीटर के परीक्षण ट्रैक के साथ 11 किलोमीटर की सुविधा है। भारतीय रेलवे में ये बदलाव उसकी नई पहचान बनता जा रहा है। यही है भारत का पावर पंच, फिक्र आपकी, परवाह देश की। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।